वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सभा भवन में उपस्थित माननीय प्रोफेसर उपाध्याय जी, आज के वक्ता प्रोफेसर सदाशिव जी, दीक्षित जी, अन्य उपस्थित विद्वद्वृंद, आज का यह जो विषय है काशी की पांडित्य परंपरा आ रहा है, इस पर सदाशिव जी ने यथासंभव प्रकाश डाला है और बहुत कुछ इन्होंने कम समय में अधिक से अधिक कहने का प्रयत्न किया है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जो शास्त्र के मूल में जो कुछ है, और शास्त्र का जो परम प्रतिपाद्य है पुरुषार्थ चतुष्टय, वहाँ से उसकी व्याख्या की और आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के समन्वय को काशी में कुछ कह के कुछ बिना कहे भी बताया हम लोगों को। तो और एक बात इन्होंने और बढ़िया से स्पष्ट किया कि शास्त्र का मतलब ही है अनुशासन और उपदेश। तो ये हम लोग पढ़ते पढ़ाते आए हैं, जब भी हम शास्त्र का दूसरा नाम अनुशासन है और उसे उपदेश रूप में ग्रहण किया जाता है। तो देखा जाए तो काशी के विद्वानों में जो संसार के प्रति राग रहा है वो तेन त्यक्तेन भुंजीता के भाव से है, और इसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने किया भी है। और ये काशी के विद्वानों में नहीं, काशी के प्रत्येक नागरिक में इस प्रकार का भाव आ जाता है। और ये यहाँ की काशी की विशेषता है, गंगा जी की विशेषता है और बाबा विश्वनाथ की विशेषता है कि वो इस प्रकार की भावना यहाँ पे यहाँ के नागरिकों में बनती है। आप लोग में से अधिकांश लोग काशी की सभ्यता से, काशी के रंग ढंग से परिचित हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी बात हो जाती तो लोग कहते छोड़ो हटाओ, जाने दो, जाए तो जम गल तुम गैल। फिर आई गंगा माई, फिर दीहन बाबा, फिर दीहन। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक मेरे मित्र थे और सन 78 की जो बाढ़ आई थी, हरिश्चंद्र घाट पर उनका मकान था और 2 लाख रुपए सन 78 में उन्होंने अपनी माँ को दिए थे रखने के लिए। तो उन्होंने मिट्टी के घड़े में रख दिया था। पानी आया, कमरे में भर गया। तो अब माँ बेटे का संवाद सुनिए। तो बेटा ने पूछा कि वो भोजपुरी में है, आप कहेंगे तो भोजपुरी बोल के बताएं, कहेंगे हिंदी बोल के कहेंगे। तो बेटे ने पूछा माई रुपीवा कब है? तो माँ ने जवाब दिया तो गगरिया में तो रखले रही, लेकिन गंगा माई आ गई तो पानी भर गए रे। तो बेटे ने कहा जाए दे माई, गंगा माई लेकिन तो फिर दी है। अब ये बेटा भी संतुष्ट है और माँ भी संतुष्ट है। सन 78 में 2 लाख रुपए की कीमत का आप अनुमान लगाइए। बात गई, बाढ़ गए, उतर के जब बाढ़ उतर के जाके देखा कैसा, तो कागज की लुंडी पड़ी हुई थी। कोई चिंता नहीं, कोई चेहरे पे शिकन नहीं। 6 महीने बाद उन्होंने एक जमीन खरीदी और उसके बाद जब वो नींव खुदवा रहे थे तो गंगा माई ने उनका सारा पैसा वापस कर दिया। एक घड़ा उनको मिल गया। ये काशी का विश्वास है। और यहाँ की ये बड़े से बड़े लोग, आप किसी छोटे से बच्चे को भी छह के देखिए तो आपको ज्ञान दे देगा वो। ये यहाँ की विशेषता है। और इसका भी प्रमाण शास्त्र का है। जो काशी में गंगा जी निकलती हैं ईशानोन्मुख होकर के, पूर्वोत्तर होकर निकलती हैं, ये यहाँ की विशेषता है। वास्तुशास्त्र की भाषा में इसे ज्ञान वास्तु कहा गया है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति ज्ञानी होगा। इस और चूंकि कार्मुक वास्तु है, गंगा जी ऐसे भूमि है, तो उसका भी कुछ परिणाम बताया है कि ते जना धूर्त लंपटा वगैरह कहा है। यहाँ रहने वाले लोग धूर्त भी होते हैं, लंपट भी होते हैं, नपुंसक भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। और इसका प्रभाव, नपुंसकता का प्रभाव अपने कुछ इस विश्वविद्यालय पर भी देखते हैं कि यहाँ विरोध का स्वर नहीं उभर पाता है, कहीं न कहीं से वो पौरुष दब जाता है। ये वास्तु का भी प्रभाव हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव जो हमने देखा है, जो किया है। खैर, ये तो सब बातें अपनी हैं, अपनी जगह हैं। अब
कुछ घटनाएं यहाँ पंडित परंपरा को लेकर के बड़ी विचित्र विचित्र घटती रही हैं। और जैसे 150 वर्ष पहले पंडित शिव कुमार शास्त्री जी थे, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे। अच्छा, एक बात यहाँ हम जान लें कि पूरी काशी की जो पांडित्य परंपरा है उसमें सब के सब बाहर से आए हुए विद्वान लोग, काशी के अपने लोग जो है यहाँ पे, काशी की जो अपनी आबादी रही, आप में से बहुत लोग इतिहास का अध्ययन किए होंगे, तो उसमें से थोड़े से ब्राह्मण जिसमें पंडा लोग हैं, थोड़े से ब्राह्मण जो कि पौरोहित्य करने वाले लोग हैं, और बाकी सारे ब्राह्मण बाहर के लोग हैं। अधिकांश संख्या पटेलों की है, भूमिहारों की है, तो जिनका संस्कृत की परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन गंगा जी किनारे जो मंदिरों की परंपरा है, मठों की परंपरा है, उससे संस्कृत यहाँ पे जीवित रही है और संस्कृत के शास्त्र भी यहाँ पे पल्लवित होते रहे हैं। तो राज्याश्रय भी यहाँ मिला। जितने भी पूरे देश में राजाओं के स्थान थे, जितने राज्य थे, सभी ने गंगा जी किनारे अपनी अपनी कोठियाँ बनवाई। इसके चलते यहाँ से वहाँ तक एक सुंदर सीढ़ियों की श्रृंखला बनती चली गई। और आप देखेंगे तो शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रमुख राज्य होगा और प्राचीन समय का जिसकी कोठी यहाँ पर न रही हो। इसी प्रकार जो व्यापारी वर्ग था उसने भी अपने स्थान यहाँ बनवाए, और जो साधु संप्रदाय था उसने भी बनवाए। तो ये इन तीनों लोगों के सहयोग से जो हमारे संस्कृत के विद्वान थे उनको बड़ा भारी आश्रय मिला और वो परंपरा चलती रही। एक द्वितीय विश्व युद्ध तक काशी में जो अन्न क्षेत्र की परंपरा चलती थी, अधिकांश विद्यार्थी देखिए संस्कृत को जीवित रखने में काशी में हमारे उन गरीब ब्राह्मण परिवारों का बड़ा भारी योगदान रहा है कि जिनके घर में भोजन नहीं होता था, माता पिता कहते जाओ बेटा काशी में पढ़ लेना, वो लोग चले आते थे और बड़े भारी भारी विद्वान होकर वो निकले। तो उनके भोजन का जो ठिकाना होता था, संस्कृत कैसे जीवित रही, शास्त्र कैसे जीवित रहा यहाँ पे, तो वो भोजन कराते थे और बड़े अनुनय विनय से कराते थे। ये नहीं कि सूचना भेज दिया और भोजन करो। वो क्षेत्रों के मैनेजर जाते थे गुरुकुलों के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ जाके अनुनय विनय करते थे कि हम अपने अन्न क्षेत्र में इस प्रकार का भोजन दे रहे हैं, आप अपने विद्यार्थियों को भेजिए। तब विद्यार्थी जाते थे। और ये तो हो गई अन्न की बात, भोजन की बात। लेकिन आप जानते हैं ना कि युवक ही विद्यार्थी होता है, चाहे किसी भी विषय का हो, तो उसकी कुछ अपनी भी इच्छाएं होती हैं, कुछ पैसा वैसा अतिरिक्त भी चाहिए होता है। तो उस समय एक और अद्भुत परंपरा चलती थी, द्वितीय विश्व युद्ध तक खूब चला गया, कि चना बहुत बढ़ता था। और चना इस रूप में बढ़ता था कि काशीवास करने वाले जो लोग होते थे, जब यहाँ दिवंगत हो जाते थे तो उनको अंतिम यात्रा के लिए संस्कृत के विद्यार्थी ही उपलब्ध कराए जाते थे। और वो उनको कहा जाता कि चलो चलना है, तो वो 1 बोरा चना चाहिए। तब 1 बोरा चना मतलब 1 क्विंटल चना। तो कम से कम 5-6 विद्यार्थी गए तो 5-6 क्विंटल चना उनको दे दिया जाता था, और वो अपना लेकर के उनका जिसे हाथ खर्च कहा जाता था, ऊपरी खर्च, उसका वो काम करते थे। ये भी परंपरा बहुत दिनों तक चली। दूसरे विश्व युद्ध में जब रंगून वर्मा का व्यापार बंद हुआ तो उसमें यह परंपरा बन गई और काशी के अन्य क्षेत्रों की जो समृद्धि थी वो भी खत्म हो गई। अभी बाद में कुछ क्षेत्र आज भी चलते हैं, लेकिन वहाँ वो वैभव नहीं है जहाँ की किया जाता था। कुछ बाहर से जो तीर्थ यात्री आते थे, आप जानते हैं कि गुजरात के व्यापारी ने 12वीं शताब्दी में विश्वनाथ जी के लिए कितना बड़ा भारी दान दिया था। तो जो बाहर के तीर्थ यात्री आते थे वो भी काशी में अन्न भोजन कराने का बड़ा महत्व रहा है। तो वो लोग आते थे, गुरुकुलों में जाते थे और जाके वहाँ भी कहते थे कि हम इतने ब्राह्मणों को, इतने विद्यार्थियों को भोजन कराएंगे। तो वो वहाँ के जो मैनेजर होते थे, अच्छा देखिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ इसमें आया कि प्रायः जो संस्कृत के गुरुकुलों के आचार्य थे, बड़े भारी भारी विद्वान थे, उनके जो श्यालक होते थे, उनकी पत्नी के भाई, वो प्रायः मूर्ख होते थे। तो उनको उनके यहाँ मैनेजरी का काम मिल जाता था, और जो इस प्रकार से आमंत्रण आते थे उनकी डीलिंग वही मामा जी लोग करते थे। ये सब मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब ये हमारे आचार्यों ने सब लिखा है।
तो उसमें वो पूछते थे क्या खिलाओगे, तो पूरा मेनू बताता है तो यहाँ से, तब उसको कुछ बढ़ाना पड़ता था। फिर उसमें कहते देखो इतना और 2 भोजन अतिरिक्त भिजवाना और 4 दक्षिणा अतिरिक्त, तब हमारे तुम्हारे यहाँ विद्यार्थी जाएंगे। हाँ महाराज भेज दीजिए। तो संस्कृत की यात्रा इस तरह से गुजरी है, उसी में से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान निकले। ये चलता था। शेष सनातन की पाठशाला हम लोग जानते हैं, जहाँ तुलसीदास जी बहुत दिनों तक रहे, और बताते कि वहीं पे उन्होंने, वो छोटी अवस्था में गए थे और उनको ऊपर के कमरे में दे दिया गया था विद्या। हर हॉस्टल में कुछ दबंग लड़के होते ही हैं, सीनियर जूनियर, तो वरिष्ठ लड़कों ने कहा तुम चलो जाओ ऊपर, जबकि गुरु माता नहीं चाहती थी, लेकिन एक दिन सबने ऊपर रख दिया। अतः पीपल का पेड़ जो सटा, इसे भूत प्रेत आते हैं, तो वहीं पे उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, ऐसा सुना जाता है। तो काशी में जो शास्त्र का जो स्फुरण होता था, काव्य का स्फुरण होता था, वो इस रूप में भी हुआ है कि विद्यार्थी संकटग्रस्त है, वो चाहता है कि कैसे अपनी संकट से उभरे, तो उसके मुख से भी इस प्रकार से जो स्तुतियां निकली, आज वो पूरे विश्व के लिए एक प्रकाश का काम कर रही है। तो इस प्रकार भी चला है। और बहुत से विद्वानों को उल्लेख आपने किए ही है। तो एक चीज और भी हम आपको बताते हैं, जो इन्होंने कहा कि जो परंपरा चली है अधिकांश गुरुकुलों में, उसको आप कर दीजिए, लाल वाला ऊपर कर दीजिए। तो गुरुकुलों की जो परंपरा रही है वो गुरुजन के यहाँ ही उनके घर में विद्यार्थी रहते थे। हम एक उदाहरण देते हैं, अपने संस्कृत विभाग में प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य गुरु जी थे, हमारे शोध निदेशक थे, आप भी रहे हैं। उनके ताऊ जी थे महामहोपाध्याय पंडित वामाचरण भट्टाचार्य जी, बंगाल की परंपरा से थे। उनके शिष्य थे राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी। वामाचरण जी के छोटे भाई थे ताराचरण भट्टाचार्य जी, जो साहित्य शास्त्र के अप्रतिम विद्वान माने गए उस समय। उनकी जो गुरु परंपरा चली, उस परंपरा में उनके घर में जंगमबाड़ी में, आज बड़ा भारी विशाल भवन है, 30 विद्यार्थी उनके यहाँ रहते थे, और उन 30 विद्यार्थियों को भोजन यही लोग देते थे, यही लोग कराते थे। महामहोपाध्याय वामाचरण जी का वेतन होता था उस समय 300 रुपये, और ताराचरण जी का वेतन होता था 100 रुपये। तो 400 रुपये में 30 विद्यार्थियों का भोजन, वस्त्र इत्यादि सब कुछ, और उन लोगों का अपना भी खर्च होता था। तो इस प्रकार अब सोचिए कि ये परंपरा कहाँ से चली है, उससे पहले भी सब चली आ रही है। तो 30 विद्यार्थियों को भोजन गुरु जी लोग अपने पैसे से कराते रहे, और उन 30 विद्यार्थियों में से ऐसे ऐसे विश्व विद्वान निकले कि क्या कहा जाए। एक से आचार्य जगदीश चंद्र शास्त्री जी, पंडित महादेव उपाध्याय जी, ऐसे ऐसे विद्वान निकले। तो ये काशी की परंपरा रही है। इन विद्यार्थियों के पास कुछ भी नहीं होता था, लेकिन संस्कृत के नाम पर संस्कृत को जीवित कैसे रखना है, शास्त्र परंपरा कैसे रखना है, ये यहाँ की पांडित्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा का एक रूप ये भी रहा है। मैं स्वयं भी उसी परंपरा से रहा हूँ, अपने परिवार का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भदैनी में मेरा मकान था, अभी भी है। वो सामने इतना लंबा चबूतरा था। मेरे पितामह थे, वो लद्दाखी न्याय के, जो बौद्ध न्याय है उसके बड़े उच्च विद्वान थे। उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था, जो 6 वर्ष तिब्बत में रहे थे। तो वो जब आते थे, बैठते थे विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी इधर, 25 विद्यार्थी उधर बैठ के पढ़ते थे, और वो मुमुक्षु भवन में विद्यार्थी लोग रहते थे, उनकी सब सारी व्यवस्था होती थी। उसके बाद पिताजी भी वेद पढ़ाते थे, तो जो जितने विद्यार्थी वेद पढ़ते थे सबको 1 गिलास दूध नियमित रूप से दिया जाता था। ये वेद पढ़ रहे हैं, इनके लिए बहुत ताकत की जरूरत है, 1 गिलास दूध विद्यार्थी को मिलना चाहिए। हाँ, तो अब ये चल रहा है, आज भी हमारे भदैनी घर में विद्यार्थी रहते हैं, निःशुल्क रहते हैं, आवश्यकता होने पर हम लोग जो मदद करते हैं। तो इस तरह से संस्कृत की यात्रा काशी में जीवित रही है। उसी में एक से एक विद्वान निकले, एक से पंडित निकले, और बढ़ते चले गए। तो एक है वो, सर आप तो जानते हैं यहाँ की मालवी जी की परंपरा। आप वो उमा जोशी के पिताजी थे, हीरालाल जी, वो पढ़ लिख के निकले थे, विवाह हो गया था, 2-3 बच्चे हो गए थे।
तो एक दिन महामना जी ने पूछा कि क्या हिरालाल तुम्हारा काम कैसे चलता है, कहीं नौकरी तो मिली नहीं। क्या महाराज इधर उधर करके 10 रुपया पा जाते उससे पूरे महीने का खर्चा निकल जाता है। अगर किसी महीने में 12 रुपये मिल जाते हैं, 13 रुपये मिल जाते हैं तो कुछ कपड़ा अपना भी बन जाता है बच्चों के लिए। क्या तुम कल से आ जाओ, 16 रुपया महीना मिलेगा। तो वो जब आए 16 रुपया महीना मिला और फिर महीने के अंत में वो 4 रुपया लेके वापस गए महामना जी के यहाँ कि महाराज जी इसको विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जाए। तो ये त्याग और इस समर्पण से संस्कृत विद्या काशी में आगे बढ़ती रही, कभी जीवित रही, आज भी चल रही है। तो ऐसे बहुत से इसके प्रायोगिक रूप हैं और एक से एक क्या कितना कितना बताएं आपको। और इसके एक पक्ष और भी है आयुर्वेद का। अगर भगवान धन्वंतरी यही हुए तो आयुर्वेद का भी पक्ष यहाँ रहा है। आयुर्वेद के भी एक से अप्रतिम विद्वान, अप्रतिम वैद्य काशी नगरी में हुए हैं, घंटों उनके ऊपर बोला जा सकता है। पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी थे, उनकी परीक्षा किया कुछ लोगों ने जा करके कि महाराज जी वो नववधू है, आ नहीं सकती है आपके सामने, तो आपको चलना पड़ेगा, चलो। तो कहा धागा बांध के दे दो, नाड़ी देख लेंगे। तो कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको तुमने सानी भूसा नहीं दिया है और उसको सानी भूसा दे दो। वह पर्दे में छिपी हुई एक भैंस थी जिसका नाड़ी परीक्षण वैद्य जिसे कराया गया था। तो हाँ, तो ऐसे ऐसे विभूतियां यहाँ पे थी। और ये चूंकि कुछ हमारे संबंध में रहे हैं तो ये मुझे घटना ज्ञात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो पांडित्य परंपरा रही है वो मूल तक तो श्रुति की ही रही है। तो काशी में लिखने, अपनी बात को लिखने के लिए, कहने के लिए ग्रंथ रूप निर्माण देने का प्रचलन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सुनने, सुनाने और सुन के कंठस्थ करने की परंपरा बहुत दिनों तक चलती रही। बड़े ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कहा हमने 10 विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, ये 10 विद्यार्थी हमारी विद्या को लेके आके चलेंगे। तो ऐसे ऐसे भी यहाँ पे विद्वान हुए। और एक यहाँ थे शिव कुमार शास्त्री, साहित्य के बड़े उद्भट विद्वान जो महाराष्ट्रियन थे। तो एक भारत भूषण शास्त्री जी थे, वो भारत विजय करने निकले थे, मुंबई के विद्वान थे वो। और पूरे घूमते घामते वो काशी में आए और यहाँ उन्होंने शास्त्रार्थ किया और सबको लगभग पराजित कर दिया। ये चौखंबा में जो गोपाल मंदिर है उसी के प्रांगण में ये सभा हुई। और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि अगर अब कोई नहीं है तो मुझे काशी के का विजेता मुझे घोषित किया जाए। तो भीड़ में से एक नवयुवक आया सामने, 23 वर्षीय अवस्था थी, और उन्होंने कहा आप मुझे शास्त्रार्थ करिए। और कुछ देर के शास्त्रार्थ में उन्होंने उनको परास्त कर दिया। तो शिव कुमार जी थे और वो उनकी परंपरा बहुत दिनों तक चलती रही। तो ये यहाँ की पांडित्य परंपरा में साक्षात विश्वनाथ जी की भी कृपा रही है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। मैं आपको बताऊं अपना निजी अनुभव कि कई बार बाहर जाने पर भी बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न सुनने को मिलते हैं। तो हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो बाबा को प्रणाम कर लेते हैं कि बाबा जा रहे हैं, इज्जत पानी आपके हाथ में है। और वहाँ जा करके बड़े से बड़े प्रश्न आते हैं, लेकिन उसका समाधान विश्वनाथ जी की प्रेरणा से हो जाता है और काशी की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। तो ये तो इस दृष्टि से देखा जाए तो काशी में भारत का कोई हिस्सा नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व पांडित्य के निर्वहन में न हुआ हो, चाहे वो दक्षिण का हो, कश्मीर का हो, कहीं के भी हो। कश्मीर के लोग कम आए, लेकिन कश्मीर के ग्रंथ जो हैं, संस्कृत साहित्य का तो जितना रचना है उसका 70% 60% तो कश्मीर की ही देन। तो ऐसी स्थिति में उसकी परंपरा चलती रही है। कुछ लोग भरत मुनि को भी यहाँ का मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, उसका कोई मजबूत प्रमाण नहीं है। तो इस तरह से कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसकी परंपरा काशी में न चली हो। और दूसरी बात, अगर नाट्य शास्त्र की बात करें तो स्वयं नटराज यहाँ है ही, तो इसलिए उसको हम लोग मान के चलते कि उस परंपरा का भी। और ज्ञानम इच्छेत तो शंकरात्, भगवान शिव से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। तो जितना ज्ञान की शाखाएं यहाँ फूटती हैं, आप कुछ मत करिए, जाके विश्वनाथ मंदिर में, केदार जी के मंदिर में या यहाँ पे जाके मंदिर में आप बैठिए, 10 दिन नियमित बैठिए, 1 घंटा प्रतिदिन, ये अनुभव करके देखिए
11वें दिन आपके मन में कुछ नया चिंतन अवश्य आएगा। ऐसा संभव नहीं है कि ना आवे, ये अनुभव की बात है, आप लोग स्वयं करके देख सकते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है और ऐसा हुआ भी है। तो सबका यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है और मठों से, मंदिरों से, पाठशालाओं से और जो दानदाता लोग हैं उनसे और धार्मिक जनों से, साधुओं से, सन्यासियों से, गुरुजनों से, इन सबके सहयोग से काशी की पांडित्य परंपरा सतत आगे बढ़ती रही है। लेकिन इसमें कभी भी विद्वानों को कोई अपेक्षा नहीं रही कि वो हमको इतना पैसा दे, उतना पैसा दे। आज जरूर हो गई, जब से हम लोग नौकरी वाले हो गए हैं तब से समकालीन पांडित्य जो है उसका कोई बहुत अच्छा भविष्य मुझे नहीं दिखाई देता है कि समकालीन पांडित्य में हम लोग को तनख्वाह तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, जितनी कल्पना नहीं होती थी। तो उस जब भी धन अधिक मिलेगा विद्वान को तो उसकी बुद्धि में विकार आएगा और वो भौतिकता की ओर झुकेगा। तो आज कैसे फ्लैट बन जाए, कैसे मकान बन जाए, कैसे कार ले लिया जाए। हमारे संस्कृत महाविद्यालय में जहाँ विद्वान लोग पैदल आते थे और शास्त्र चर्चा करते हुए आते थे, आज वहीं पे महंगी महंगी गाड़ियों की लाइन लगी, आप जाके देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या अब यहाँ ही रह गया है। मैं कोई इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में थोड़ा सा होता है कि इन गाड़ियों के प्रति इस प्रकार के भौतिक आकर्षण अगर हमारे में हो गए तो हमारी पंडिताई, हमारा पांडित्य बचेगा नहीं। एक घटना मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी 22 वर्ष की अवस्था में BHU का है जो रणवीर संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे उनकी नियुक्ति हो गई थी अध्यापक के रूप में, पांडे जी। फिर तो बाद में ही पे वेद विभाग में आ गए थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनके जो गुरु जी थे उनका नाम था षडंग शास्त्री जी। तो कुछ दिन बाद गए, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब पता लगा गुरु जी आ गए तो उनसे मिलने गए, चले गुरु जी चल के बता दें। तो गए तो गुरु जी ने इनको देखा और कहा आओ, लगता है पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। कहे क्यों? कहा तुम्हारे कपड़े इतने सफ़ेद हैं, कपड़ों पर प्रेस किया हुआ है, गंगा नहीं नहाते हो, तुम्हारी धोती मैली नहीं है। सोचिए कहाँ तक दृष्टि थी। और कपड़ों पर प्रेस करते होगे, लोटा में गर्म पानी भर के ना प्रेस करते होगे, तो इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का समय कपड़ों को ठीक करने में जाता है। पिताजी बताते थे कि इतनी ग्लानि हुई कि उस दिन से धोती में कपड़ा संधील देना ही छोड़ दिया। कहा जब गुरु को यह संदेह हो गया कि पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है तुम्हारी, तो फिर उस कपड़े से क्या लाभ। तो सोचिए कि इस तरह के त्याग समर्पण से ये संस्कृत की परंपरा चलती रही है। स्वामी करपात्री जी ने ज्ञानवापी में एक विद्वत सम्मेलन कराया और विद्वानों को बुलाया, कहा आप लोग में से जो लोग आजीवन गो हत्या बंद नहीं होने तक जूता नहीं, चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे, वो आप लोग हाथ उठाइए। सैकड़ों विद्वानों ने हाथ उठाया और अधिकांश लोग आजीवन हवाई चप्पल पहन के चलते रहे या कपड़े का जूता पहन के चलते रहे। और बाकी समाज के लोग आक्षेप करते थे, देखो पंडित जी का इतना कमाते हैं, हवाई चप्पल ही पहनते हैं, क्यों हवाई चप्पल पहनते हैं, ये कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया। तो इस तरह से जो त्याग की भावना रही, समर्पण की भावना रही, उससे ये हमारी संस्कृत विद्या जीवित रही है। आज धन तो बहुत मिल रहा है लेकिन वो समर्पण नहीं है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, थोड़ी सी मेरे मन में ये भावना आई, मैंने कह दिया, लेकिन इससे किसी कोई आक्षेप या निंदा न समझा जाए। मैं विश्वास करता हूँ क्या हाँ, उनके गुरु शेष वीरेश्वर जी थे ना, पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया उन्होंने। वो श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षु अधिकृत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच, पूरा गुरु परंपरा को उल्लेख किया। अच्छा, काशी की एक विशेषता और रही कि एक ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई एक विद्वान होते थे कि आप ये ग्रंथ पढ़ना, अमुक विद्वान के यहाँ जाइए, अमुक विद्वान के यहाँ जाइए। मैं अपने अध्ययन काल में, मुझे जब साहित्य पढ़ना था तो मुझसे कहा गया काशी में 2 महादेव हैं। एक अपने यहाँ काशी विश्वविद्यालय में आचार्य महादेव पांडे जी, जो कि बाद में शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए। दूसरे संपूर्णानंद देव पंडित महादेव उपाध्याय जी।
तो मेरे समय में गुरुजी तो बड़े गुरुजी थे नहीं, बड़े गुरुजी के मतलब पंडित महादेव पांडे जी के शिष्य थे, उनके पिताजी, मैं उनका विद्यार्थी था यहाँ संकाय में। तो विश्वविद्यालय के इतने प्रपंच होते हैं कि गुरुजी को पढ़ाने का समय नहीं मिलता था क्लास में। आए एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाए, फिर 2 दिन 3 पाठ नहीं हुआ, तो फिर हुआ कि चल के उनके पास पढ़ते हैं। तो उनके पास जाके पढ़ते थे, टेकरा मठ वहाँ पे था। गुरुजी की अवस्था 75 वर्ष की थी। उनके लड़के थे प्रोफेसर राजेश्वर उपाध्याय, एजुकेशन फैकल्टी में प्रोफेसर थे। लेकिन गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके घर में न रह के मठ में रहते थे, स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते थे, पढ़ाते थे। तो ऐसे ऐसे आचार्य रहे हैं। और एक दो बात मैं कहना चाहता, थोड़ा भूल गया हूँ, बहुत ही अच्छी बात है वो, कहीं देखने लिखे हैं तो। अंदर क्या दिमाग से बहरहाल कुछ नहीं है। तो ये काशी की पांडित्य परंपरा और उसकी पृष्ठभूमि में हमारे जो सामाजिकों का भी योगदान रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिनको मोहल्ले के लोग भोजन करा देते थे कि पंडित जी आप भोजन कर लीजिए, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाइए। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, सब चलते रहे हैं सब। तो काशी है, काशी में तो सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े ही रहते हैं। तो इस प्रकार से काशी की पांडित्य परंपरा चली है और आगे भी बची रहेगी, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।